तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के दूसरे पार्ट में कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए पढ़ा जाए कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताता है? कूलम्ब्स लॉ हमें आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के बारे में बताता है। कूलम्ब्स लॉ हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताता है कि जो आवेशों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो कब कम होगा, कब ज्यादा होगा, या क्या व्यवहार है उसका, कैसा वो बिहेव करेगा, इन सब चीजों के बारे में कूलम्ब्स लॉ हमें बताता है। तो सबसे पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ का डिफिनेशन नोट कर लेंगे। क्या है कूलम्ब्स लॉ? तो कूलम्ब्स लॉ सेज दैट कि इलेक्ट्रिक फोर्स acts between two static charge electric force acts between two static charge is directly proportional to product of charge and inversely proportional to square distance between them। ध्यान से पहले आप कूलम्ब्स लॉ का डिफिनेशन नोट कर लेंगे। कूलम्ब्स लॉ का डिफिनेशन क्या है और कूलम्ब्स लॉ हमें बताता क्या है? तो कूलम्ब्स लॉ हमें दो आवेशों के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताता है। और कूलम्ब्स लॉ है क्या? तो कूलम्ब्स लॉ है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to square distance between them। क्लियर? तो ये आप डिफिनेशन नोट कर लेंगे और आइए समझा जाए कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कि मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज है प्लस Q1 और एक दूसरा चार्ज हमारे पास है प्लस Q2। अगर दो चार्ज प्लस Q1 और प्लस Q2 हैं और दोनों के सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी r है, तो ऐसी कंडीशन में यह Q1 इस Q2 पर एक फोर्स लगाएगी इस तरफ, जिसे हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट, और Q2 Q1 पे एक फोर्स लगाएगी इस तरफ, जिसे हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। क्लियर? तो चार्ज की प्रॉपर्टी में मैंने पहले वीडियो में आपको बताया हुआ था कि अगर चार्ज का नेचर समान होगा तो उनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा? प्रतिकर्षण। और अगर चार्ज का नेचर अपोजिट होगा तो उनके बीच कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक चार्ज Q1 प्लस है और एक चार्ज प्लस Q2 है, तो दोनों का नेचर सिमिलर है, इसलिए इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो रिपल्सन का लग रहा है। और मैंने बताया हुआ था कि इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन का भी होता है और रिपल्सन का भी होता है। अगर इन्हीं दोनों चार्ज Q1 और Q2 की जगह दोनों का नेचर अगर बदल दिया जाए, एक प्लस और एक माइनस कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में इनके बीच रिपल्सन का फोर्स ना लग के अट्रैक्शन का फोर्स लगने लगेगा। क्लियर? तो ये जो इनके बीच में फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वह इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर लें तो हम लिख पाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंबाइन कर लें, कंबाइन करके लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और मैथमेटिकली अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें तो यहां से एक कांस्टेंट लगेगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। क्लियर? अब जरा देखिए इसमें कौन क्या चीज है। तो F के बारे में आपको पता हो गया कि यह क्या है? दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है। Q1 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज। Q2 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। क्लियर?
के क्या है, तो के बारे में थोड़ी सी बात की जाए यहाँ पे। तो के क्या है, तो के हमारे पास कूलाम्ब कांस्टेंट है। कूलाम्ब कांस्टेंट, के क्या है हमारे पास, कूलाम्ब कांस्टेंट यानी कूलाम्ब नियतांक। तो के एक नियतांक है जिसे हम लोग कहते हैं कूलाम्ब नियतांक। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास कूलाम्ब नियतांक हो गया, यहां तक तो बात है। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें आपको और बताता हूं, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखिए। यहां से पहले स्टेटमेंट से क्या समझ में आ रहा है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि अगर मान लीजिए हम लोग Q1 और Q2 की वैल्यू को बढ़ाते हैं, मान लीजिए हमने Q1 और Q2 का प्रोडक्ट मैंने मान लीजिए इंक्रीज किया, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब कि अगर वो रिपल्सन का फोर्स लग रहा है तो और ज्यादा रिपल्सन होने लगेगा, इंक्रीज का मतलब और ज्यादा लगने लगेगा। अगर वो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है तो और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। वो डिपेंड करता है कि दोनों चार्जों का नेचर कैसा है, सिमिलर है या अपोजिट है, इस तरह से बातें हैं। तो अगर हम Q1 और Q2 की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, Q1 और Q2 की वैल्यू घटाएंगे तो फोर्स की वैल्यू घट जाएगी। यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बेटा कि अगर हम लोग इनके बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ा दें, अगर हम इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दें तो फोर्स क्या होगा, इनके बीच का घट जाएगा। तो ये देखिए ऐसा होगा, अगर हम इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। और अगर हम डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी, तो आप इसको नोट करें, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। यहां तक आप नोट कर लें, फिर आगे समझने का प्रयास करते हैं। के एक नियतांक है जिसे हम लोग बोलते हैं कूलाम्ब नियतांक। क्लियर। अच्छा, जो के होता है वह के का मान होता है, के एक ऐसा कांस्टेंट है जो डिपेंड्स अपॉन नेचर, डिपेंड्स अपॉन नेचर। के एक ऐसा नियतांक है जो डिपेंड्स अपॉन मीडियम, सॉरी अगर मैंने नेचर बोला हो तो डिपेंड्स अपॉन मीडियम। के एक ऐसा नियतांक है जो मीडियम पर डिपेंड करता है। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा देखिए वैक्यूम के लिए, एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है, बाकी अदर मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो के एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है। और इसके अलावा आप देखें तो के का मान कितना होता है, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। यूनिट की बात करें तो यहां से के की यूनिट बनाएंगे तो हम r² का फोर्स में मल्टीप्लाई करेंगे, Q1 Q2 को कहां भेजेंगे, नीचे। फोर्स में अगर r² का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 को नीचे ले आएंगे तो जाएगा कूलाम्ब स्क्वायर। तो के की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो जाएगा के की वैल्यू, के का मान हो जाएगा। के का एक और होता है, के इज इक्वल टू होता है 1/4πε0, और ये 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। अब थोड़ा सा ध्यान दें ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज समझ में आ रहा है। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान होता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दे 1/4πε0 में तो सॉल्व करके हमें ये वैल्यू मिलेगी 9 × 10⁻⁹। क्लियर। अब इसी के साथ एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा, एप्सिलॉन क्या होता है। एप्सिलॉन होता है जिसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये होता है आपका माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो माध्यम की विद्युतशीलता रहेगी तो उसे हम एप्सिलॉन से लिखेंगे, और निर्वात की विद्युतशीलता रहेगी तो उसे हम एप्सिलॉन नॉट से लिखेंगे। और एक बात देखिए आप यहीं पे, तो एक बात और समझने का प्रयास करें कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर,
और इसे बोला जाता है सापेक्ष विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव, सापेक्ष विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन आर क्या है? तो एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष विद्युतशीलता। तो सापेक्ष विद्युतशीलता क्या होती है? माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। और एक बात जानिए, ये जो एप्सिलॉन आर होता है, ये एप्सिलॉन आर क्या होता है? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो यह एप्सिलॉन आर क्या होता है? एप्सिलॉन आर जो होता है यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये एक ही प्रकार की दो राशियों का क्या है? अनुपात है। तो इसलिए इनका कोई मात्रक और कोई भी मान नहीं होता है। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट करें, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए दो आवेश निर्वात या वायु में रखे गए हैं तो उनके लिए फॉर्मूला क्या होगा? उनके लिए वैद्युत बल का फॉर्मूला होगा, अगर दो आवेश निर्वात या वायु में रखे गए हैं तो उनके लिए वैद्युत बल का फॉर्मूला होगा के, या ऐसा लिख दूं मैं के की जगह, देखिए यहाँ पे के है तो के की जगह 1/4πε0 है, तो वो वैल्यू पुट करें तो आएगा 1/4πε0 Q1 मल्टीप्लाई Q2 अपान आर स्क्वायर। और अगर दो आवेश किसी मीडियम में रखे गए हैं तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल होगा, मीडियम के बीच लगने वाला फोर्स, दो ऐसे आवेश जो मीडियम में रखे गए हैं उनके बीच लगने वाला फोर्स उन आवेशों के, वो होगा 1/4πε Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। अगर हम यहां से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो अगर मैं इस इक्वेशन 1 और 2 का डिवाइड कर दूं, पहले तो ये आप जान लें डिवाइड करने से पहले कि अगर दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर निर्वात में रखे हैं तो क्या फोर्स लगेगा? तो वो होगा F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर वही दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर किसी मीडियम में रखे गए हैं तो अगर मीडियम में है तो वहां पे ε0 की जगह क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन, क्योंकि माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है? एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड करें तो देखिए क्या मिलेगा हम लोगों को? F अपान में FM इज इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन लिखा जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r² अपान में 1/4πε Q1 Q2 अपान में r²। क्लियर? तो ध्यान से देखिए, यहां से Q1 Q2/r², Q1 Q2/r² कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 4π से 4π कैंसिल हो गया, ये जो एप्सिलॉन नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा F अपान में FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान ε0। और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं F अपान FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान ε0। और एप्सिलॉन अपान ε0 की वैल्यू किसके बराबर है? एप्सिलॉन r के। तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन r भी लिख सकते हैं और या तो चाहे तो हम यहाँ पर k भी लिख सकते हैं। अब सब चीज से आप परिचित हैं, k क्या है? तो k को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, k को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द्विध्रुव स्थिरांक। ठीक है, तो यहां तक नोट करें, वीडियो को पॉज करके फिर मैं आगे आपको बताता हूं। ठीक है,
चलिए आइए देखा जाए। तो हम लोग कुलाम्स लॉ के बारे में बात की, कुलाम्स लॉ के बारे में बात किया गया, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा, अभी तमाम बातें हुई। अब थोड़ा सा बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स का कंसेप्ट क्या क्या है, ठीक है। तो कुलाम्स लॉ से हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पता चलता है। उस इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कुछ बातें की जाए। देखिए ध्यान सुनिए, पहला पॉइंट है कि उस इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है एक्ट्स ऑन टू चार्जेस, क्लियर। तो एक्ट्स ऑन टू चार्जेस, ठीक है। मतलब ये कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो दो आवेशों पर लगता है। वैद्युत बल केवल एक ही आवेश के ऊपर नहीं लगता है, कभी भी वैद्युत बल केवल एक आवेश के ऊपर कभी भी अकेले एक्ट नहीं करेगा। तो ये हमेशा दो आवेशों के ऊपर लगता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम। मैग्नीट्यूड सेम का मतलब दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल। जैसे मैंने यहाँ पढ़ाया था फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। जैसा मैंने पीछे पढ़ाया, तो दोनों फोर्स 1 पे 2 के कारण लगने वाला, 2 पे 1 के कारण लगने वाले दोनों फोर्सों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स में जो दोनों चार्जों पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वह इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो दोनों चार्जों पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन दोनों चार्जों की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा दोनों फोर्सों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। यहां तक बात हो गई। फोर्थ पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वह एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज, ऐसा लिखा जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि जो वैद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंतरिक्ष लगता है, इसलिए इसको हम केंद्रीय बल के नाम से भी जानते हैं। छठवां देखिए पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। सेवेंथ पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स attractive as well as electric force attractive as well as repulsive, ठीक है। इसके अलावा देखिए आठवां पॉइंट क्या है, पहले इतनी बात जान लें कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो हमेशा दो चार्जों पे लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर में होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स के नाम जानते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव भी होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कुछ और बातें आपको बताया जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, एक और नोट पॉइंट करके लिखेंगे।
इलेक्ट्रिक फोर्स फॉलो स्क्वायर इनवर्स लॉ। इलेक्ट्रिक फोर्स फॉलो स्क्वायर इनवर्स लॉ। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन भी करता है। तो आप इतनी बातों को नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और पढ़ें कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। क्लियर? तो यहां तक आप नोट कर लें। ठीक, चलो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या होगा? देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। क्लियर? यहां से r1 पोजीशन वेक्टर पे एक चार्ज पार्टिकल है q1 और ओरिजिन से r2 पोजीशन वेक्टर पे एक चार्ज पार्टिकल है q2। क्लियर? ऐसा है। तो अगर हम इनका वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो अभी मैंने पढ़ाया आपको फोर्स के बारे में। फोर्स इज इक्वल टू है k q1 q2 अपान r स्क्वायर। तो ये जो हम लोग लिखते हैं कूलॉम्स लॉ में, ये केवल हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, ये केवल मैग्नीट्यूड है। लेकिन जब हम वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर वेक्टर का चिन्ह लगेगा और इसके साथ जब वेक्टर के रूप में इसको लिख देंगे तो यहाँ पर हमें साथ में यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखें, क्योंकि वेक्टर लिखते समय मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होनी चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं के q1 q2 बाई आर स्क्वायर, इतनी जो वैल्यू होती है वो हमें मैग्नीट्यूड बताएगी। हमें क्या बताएगी? मैग्नीट्यूड। और जो आप ये यूनिट वेक्टर देख रहे हैं ना, यूनिट वेक्टर आर, ये यूनिट वेक्टर आर हमें बताता है डायरेक्शन। क्या बताएगा? डायरेक्शन। ठीक है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि आर कैप क्या है? आर कैप यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है? हमेशा डायरेक्शन। ठीक है? तो ऐसा है। और एक बात और जान लें कि यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू होगा वेक्टर आर अपान आर। ठीक है? तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे और इसका अगर हम यूज यहां पे करते हैं तो हमें फॉर्मूला ऐसे तरह से मिल जाएगा, वेक्टर एफ इज इक्वल टू के q1 q2 बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर की जगह अगर हम ये लिखते हैं वेक्टर आर बाई आर तो हमें मिलेगा वेक्टर आर अपान आर। और यहां हम दिखा देंगे साइड में, चूंकि यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू होता है वेक्टर आर अपान आर, तो लिखा जाए तो आएगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू के q1 q2 बाई आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर इंटू आर मिलकर हो जाएगा आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। ठीक? ऐसा। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि इसको हम लोग इस रूप में न लिख करके ऐसे लिखें कि ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, तो q1 q2 पे फोर्स लगाएगा तो बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इसका पोजीशन वेक्टर भी इस डायरेक्शन में दिखाएंगे r21, पोजीशन वेक्टर r21। और अगर हम ये दिखाते हैं कि q2 q1 पे कितना फोर्स लगाएगा इस तरफ, तो इसको हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इसका पोजीशन वेक्टर इस तरफ हम दिखाएंगे पोजीशन वेक्टर r12। क्लियर? तो इस तरह से आप देखें पोजीशन वेक्टर r12 का मतलब होता है
पोजीशन वेक्टर r1 माइनस पोजीशन वेक्टर r2। पोजीशन वेक्टर r2 1 का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर r2 माइनस पोजीशन वेक्टर r1। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि अगर हमें f1 2 निकाल रहे हैं कि f2 1 निकाल रहे हैं। अगर हम f1 2 निकाल रहे हैं तब क्या होगा, अगर मान लीजिए हम f1 2 निकाल रहे हैं तो f1 2 निकालते समय लिखेंगे k q1 q2 बटे, जब हम f1 2 निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर लेंगे r12, यहाँ पे लेंगे पोजीशन वेक्टर r12 का स्क्वायर, क्लियर। और इसके बाद यहां पर लिखेंगे यूनिट वेक्टर r12, इस तरह से यूनिट वेक्टर r12। अब जरा देखें इसके बाद क्या मिलेगा, f12 वेक्टर इज इक्वल टू k q1 q2 अपान में, इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से मॉड ऑफ इसका स्क्वायर, तो मॉड ऑफ r12, मॉड का मतलब भी मैग्नीट्यूड ही होता है, स्क्वायर। यूनिट वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे, वेक्टर r12 अपान में r12 मॉड, क्लियर, इस तरह से। और इसका हम गुणा कर देंगे तो आएगा वेक्टर f12 इज इक्वल टू k q1 q2 अपान में मॉड ऑफ r12 का क्यूब इनटू वेक्टर r12। हाँ, वेक्टर r12 की जगह आप और कुछ भी लिख सकते हैं, एक तो आप ये लिख सकते हैं और साथ में आप इसको लिखना चाहें तो r12 की जगह ये लिख सकते हैं r1 माइनस r, ठीक है। तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं, तो मैं लिख के दिखाता हूं, वेक्टर f12 इज इक्वल टू k q1 q2 अपान में, इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 का क्यूब, और इधर लिख सकता हूं वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म। इसी तरह से आप f12 की जगह f21 भी आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया कूलम्ब्स वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब के नियम का वेक्टर रूप आप कैसे लिखेंगे, f12 निकालना है, f21 निकालना है या जनरली f लिखना है, तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप यहां तक नोट करें, फिर मैं आगे कुछ बात करूं, ठीक है। तो नोट करिए इसको। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में समानता। देखिए, सिमिलैरिटी बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड electric force, similarity between gravitational force and electric force, यानी वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में तुलना। तो देखिए दोनों में क्या सिमिलरिटी है, तो एक तरफ मैं बना देता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स और एक तरफ लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में सिमिलरिटी सबसे पहले ये है स्क्वायर इनवर्स लॉ, स्क्वायर इनवर्स लॉ, यानी ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में भी यही बात है। वैद्युत बल भी क्या करता है, स्क्वायर इनवर्स लॉ, स्क्वायर इनवर्स लॉ व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो पहली समानता ये हो गई कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। दूसरी समानता क्या है, दूसरी समानता ये है कि एट लाइन ज्वाइन
या आप ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों के दोनों सेंट्रल फोर्स, ये भी सेंट्रल फोर्स है और ये भी आपका सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब दोनों केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल क्या है? ये दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है और ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। थर्ड पॉइंट क्या है? तीसरी समानता क्या है? ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, और ये भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस तरह से इनकी ये क्या हो गई? समानता। तो इनमें ये समानता है। आइए डिफरेंस देख लिया जाए। डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, देखा जाए क्या इनमें डिफरेंस है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये क्या होता है? ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है और ये क्या होता है? अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। वैद्युत बल जो होता है वह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल होता है। दूसरा अंतर क्या है इनमें? यह मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट अपॉन मीडियम, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। और ये क्या है? वैद्युत बल डिपेंड्स अपॉन मीडियम, यह माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है। अच्छा, ये माध्यम पे निर्भर क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसका फॉर्मूला पढ़े हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान में r स्क्वायर। और इस फॉर्मूले में आपने पढ़ा होगा कि g क्या है? g है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यानी इसकी ये वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है, हर जगह इसकी ये वैल्यू फिक्स होती है, इसलिए इसका मान बदलता नहीं है। और आपने ये वाला जो फॉर्मूला पढ़ा, इसमें पढ़ाया गया F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर वैद्युत बल के। और वैद्युत बल में आपने पढ़ा कि जो K है इसका मान 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। लेकिन यह क्या होता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। तो K का मान मीडियम पे डिपेंड करता है, इसलिए F का मान डिपेंड करता है मीडियम पे। G का मान मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए F का मान भी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो ये हो गया वैद्युत गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में समानता, और ये क्या हो गई? अंतर। अब हम लोग आइए सवाल पढ़ते हैं कूलम्ब लॉ के ऊपर। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। आइए देखें, खड़े आइए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्ब लॉ। एक चीज मैंने बताना भूल गया, मैं आपको बताता हूं, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ कहां कहां एप्लीकेबल है? ठीक है, देखिए, लिमिटेशन ऑफ
कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ की क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशन क्या है? तो नंबर 1 है एक्सटेंडेड चार्ज, या ऐसा बोल दें कि कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ऐसे मैं लिख दूं कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। इसका मतलब ये है कि कूलम्ब का लॉ जो है वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है और कोई बड़े ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है उनके लिए ये लागू नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक कोई ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट हो, ये दो कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट हो और इन पर चार्ज एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट चार्ज। तो अगर ये दोनों बहुत पास ऑब्जेक्ट हैं तो ये पॉइंट मास की तरह बिहेव नहीं करेंगे, तब इस पर कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट बहुत दूर दूर हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में ये दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, तब ऐसी स्थिति में उन पर कूलम्ब्स लॉ लागू होगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है, कूलम्ब्स लॉ कब एप्लीकेबल होगा? टू चार्ज बोथ चार्ज इन रेस्ट, both charge in rest, अगर दोनों चार्ज रेस्ट में है कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है, एक बात हो गई। दूसरी बात यह है वन चार्ज इन रेस्ट, और उसके बाद क्या है वन चार्ज इन मोशन, अगर एक चार्ज रेस्ट में है और एक चार्ज मोशन में है तब भी कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होगा। क्लियर? लेकिन अगर ऐसा हो गया कि बोथ चार्ज इन मोशन यानी दोनों आवेश अगर गति कर रहे हैं तब ऐसी स्थिति में कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या है कूलम्ब्स लॉ के बारे में? कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, अगर 10⁻⁻15 मीटर से भी कम डिस्टेंस हुआ तो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। जैसे आप देखें, एक अगर हमारे पास कोई एटम है, एटम में क्या है न्यूक्लियस है, और आप जानते हैं कि अगर इसमें कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने ऑर्बिट में रह के चक्कर लगाता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये वैद्युत बल लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन हैं, तो प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स है। यानी कि अब वो जो दोनों प्रोटॉन हैं वो दोनों प्रोटॉन बहुत पास हैं, इतने कम दूरी है कि वहां पे कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो आप ये जानिए कि कूलम्ब्स लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। कूलम्ब्स लॉ एटम के लिए एप्लीकेबल है लेकिन न्यूक्लियस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। न्यूक्लियस में कौन सा फोर्स लगता है? न्यूक्लियर फोर्स लगता है जब दो चार्ज पार्टिकल बहुत एक दूसरे से करीब आ जाए, 10⁻⁻15 मीटर से भी नजदीक आ जाए, तो ऐसे स्थिति में वहां पे कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब जब ये तीन बलों के बारे में बात हुई है तो मैं यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट डाल के लिखवा देता हूं, तो इसको आप याद रखेंगे। ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता रहता है कि एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, तीन बलों का जिक्र मैंने किया है, गुरुत्वाकर्षण बल और एक वैद्युत बल और एक नाभिकीय बल। यहाँ पूछा जाता है कि इन तीनों बलों में सबसे मजबूत बल कौन है? तो सबसे मजबूत बल होता है नाभिकीय बल और सबसे कमजोर बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इन तीनों में हाँ, अगर ये बस दोनों की बात करें इन दोनों की, तो वैद्युत बल बड़ा होता है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? छोटा होता है। और इसको अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखना चाहें तो हम जब देखते हैं कि कागज के जब छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं तो अपने बालों में जब हम लोग पेन या स्केल कुछ भी जब फ्रिक्शन कराते हैं तो फ्रिक्शन के बाद देखते हैं कागज के टुकड़ों को चिपका लेते हैं,
तो देखेंगे अब कि यहाँ पर जब इसको हम फ्रिक्शन करते हैं तो फ्रिक्शन करने पे ये आवेशित हो जाता है। आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, तो जब अट्रैक्ट करके खींचती है तो कौन सा बल लगाती है? वैद्युत बल। और जबकि नीचे पृथ्वी कौन सा बल लगा रही थी उसके ऊपर? गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो कि वैद्युत बल मजबूत होता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण के बल के विरुद्ध इसे अपने में क्या कर लेता है?